गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन इन्वर्स जो मैट्रिक्स चल रही थी, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स हिंदी में बोलते हैं सारणिकों के अनुप्रयोग। कि जो हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े हैं, सारणिक पढ़ी है, उनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, डिटरमिनेंट्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, उसकी बात करनी जा रहे हैं अपन। तो सबसे पहला यूज है एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहला यूज क्या है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। मान लो जैसे एबीसी त्रिभुज है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। तो तीनों शीर्षों से, वर्टेक्स से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर होता है 1/2 डिटरमिनेंट्स x1 x2 x3, यानी तीनों के x कोऑर्डिनेट, y1 y2 y3 और 1 1 1। ये आप इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और एरिया हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होगा, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव आए तो उसको मोड यूज करके पॉजिटिव कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ए वर्टेक्स, ए शीर्ष दिया हुआ है -3 और 3, बी वर्टेक्स दिया हुआ है 2 और 3, और सी वर्टेक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स 2 और -2। और आपको ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया ज्ञात करो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो बेटा, ये फॉर्मूला आपके सामने है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे अपन। अब इसमें मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं, तो x1 x2 x3 मतलब x कोऑर्डिनेट तीनों के, -3 2 और 2, y1 y2 y3 ये डाल दो, 3 3 -2 और लास्ट 1 1 1। अब इसको सोल्व करना सभी को आता है स्टूडेंट्स। एक्सपेंड कर दे, तो एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1 के सापेक्ष में प्रसार कर दूं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1/2। यहाँ मोड लगा देना, क्योंकि नेगेटिव भी आई तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो -3 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो ये वाला बच गया माइनर, तो 3 1 जा 3 माइनस, ये माइनस का 2 आएगा तो +2 हो जाएगा। फिर अगला माइनस और 3 लेंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो 2 1 जा 2 -2 1 जा 2 2 -2। अगला प्लस लेंगे, फिर 1 इंटू इधर ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो 2 को -2 से किया तो -4 और 3 2 जा 6। तो ये आपका एरिया यहाँ से आने वाला है स्टूडेंट। 5 को 3 से करोगे तो 5 3 जा 15, ये 0 हो गया स्टूडेंट। और ये माइनस का 10 इंटू 1 माइनस का 10 हो गया, तो ये आ गया 1/2 मोड -25। और नेगेटिव आ रहा है तो मोड से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया 25/2 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। कई बार ये ध्यान रखना है बच्चों कि क्षेत्रफल दे देता है, एरिया दे देता है, और इन में से ट्राइंगल के कोई कोऑर्डिनेट मिस कर देता है, तो फिर जो क्षेत्रफल देगा, जो एरिया देगा, उसको प्लस माइनस में लेके चलेंगे। प्लस माइनस में इसलिए क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, तो वहां से एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर 2 कोऑर्डिनेट अपने को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पहला यूज हो गया स्टूडेंट एरिया ज्ञात करने में, ट्राइंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। अब आगे मैं दूसरा यूज बताऊंगा आपको। दूसरा यूज है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। सेकंड यूज है कोलिनियरिटी, यानी सरेखीय होने की कंडीशन। सरेखीय, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उसको कोलिनियर बोलते हैं बेटा। तो कोलिनियर कब होंगे? 3 पॉइंट,
तो वही बात आ गई, कोलिनियर का मतलब जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2 और इसके x3 y3। अब तीनों एक ही लाइन पे कब होंगे, कोलिनियर कब होंगे, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल 0 आ जाए। यानी मैंने एरिया लिया था 1/2 डिटरमिनेंट्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल 0। ये 1/2 कांस्टेंट है तो इधर 0 में आ जाएगा। तो मेरा इसका जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 इक्वल 0। ये कोलिनियर की कंडीशन आप यूज ले सकते हो। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो कोलिनियर की कंडीशन का, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। कभी भी 3 पॉइंट आपको दे दे तो आप कोलिनियर बता सकते हो कि होगा या नहीं होगा। वैल्यू 0 आ गई तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ। एक एग्जांपल दे रखा है, ए पॉइंट तो आपको दे रखा है 3 और -2 और बी पॉइंट दे रखा है स्टूडेंट 5 और 2 और सी पॉइंट दे रखा है आपको 8 और 8 और बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, ये सरेखीय है या नहीं। तो कंडीशन आपके सामने है, इसमें रख रहा हूं मैं। तो डिटरमिनेंट्स x1 तो हो गया 3, x2 हो गया 5, x3 हो गया 8, y1 हो गया -2 2 और 8 और 1 1 1। अब इसकी वैल्यू यदि 0 आ जाएगी तो कोलिनियर हो जाएगा। तो इसका मैं अब एक्सपेंड कर देता हूँ स्टूडेंट, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू r1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ। तो 3 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 2 -8 हो गया बेटा, फिर -2 है तो ये -2 लिख दो और ये कॉलम और ये रो छोड़ोगे तो 5 -8 हो जाएगा, फिर +1 इंटू ये 1 ये छोड़ो तो 5 8 जा 40 -8 2 जा 16। और अब इसका सॉल्यूशन आप करके देखो बेटा, ये माइनस का 6 इंटू 3 माइनस का 18, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, ये माइनस करोगे तो -3 इंटू +2 माइनस का 6 और लास्ट में आ गया प्लस का कितना बेटा 24। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ गया 24 -24 इक्वल 0। तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये कोलिनियर होगा कि नहीं होगा बेटा, बिल्कुल कोलिनियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोलिनियर आप प्रूव कर सकते हो इस प्रकार से। तीसरे यूज की बात करते हैं स्टूडेंट। अब तीसरा यूज है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is passes through 2 points, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। इसका मतलब आपको कोई 2 पॉइंट देगा क्वेश्चन में और उससे जाने वाली इक्वेशन पूछेगा बेटा। तो 2 बिंदु दे दे, जैसे मान लो ये है एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए है x1 y1 कोऑर्डिनेट, बी का निर्देशांक x2 y2, इस ए बी की इक्वेशन पूछेगा। तो सिंपल सी बात है कि इसमें 2 पॉइंट तो है ही, एक पॉइंट सी कोई भी मान लो xy। अब ये तीनों ए बी सी कोलिनियर हो गए तो इसमें मैं कोलिनियर वाली कंडीशन लगा सकता हूँ बेटा। क्या x1 x2 और x हो जाएगा, x1 x2 और x, y1 y2 और y और 1 1 1 बराबर 0। बस आपको करना क्या है, x1 x2 देगा, x3 नहीं देगा, उसकी जगह x रख देना, y3 की जगह y रख देना। तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन यहां से अपने को प्राप्त हो जाएगी। ये फॉर्मूला आप उतार लो, ये बी यानी 2 पॉइंट दे दे, उनसे जाने वाली लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का समीकरण अपने को प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं बेटा आपको, जैसे एक ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 3 और 1 और बी पॉइंट दिया हुआ है 9 और 3। और अब आपको क्या करना है बेटा, ए बी की इक्वेशन पूछ रहा है।
तो सिंपल सी बात है, ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, डिटरमिनेंट x1 और x2 तो उतार दो ये दोनों, और लास्ट में x लिख दो, y1 y2 उतार दो ये दोनों, लास्ट में y लिख दो, लास्ट में 1 1 1 इक्वल 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी, और आपको इसको जब एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू, प्रसार करना है, एक्सपेंड करना है वो R3 के सापेक्ष, जिसमें xy है उसके सापेक्ष करोगे ना तो इजीली हो जाएगा। R3 के सापेक्ष करोगे तो प्लस माइनस प्लस चलता है, तो ये प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस का अक्स ले लो, ये कॉलम ये रो छोड़ोगे तो 1 - 3, फिर माइनस का y लेना है, ये कॉलम ये रो छोड़ोगे तो 3 - 9, लास्ट में प्लस 1 लेना है, ये छोड़ दो ये छोड़ दो तो 3 3 जा 9 माइनस 9 1 जा 9 और इक्वल में 0 है ही। और अब सोल्व कर लो, ये माइनस का 2x हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 6y हो गया, और ये 0 आ गया। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई बेटा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो 2x - 6y इक्वल 0। तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई जो AB की इक्वेशन होगी। तो इस प्रकार से आप AB यानी 2 पॉइंट दे दे तो दोनों से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये हो गई स्टूडेंट्स आपकी क्या एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग हो गए हैं डिटरमिनेंट्स के। डिटरमिनेंट्स के अनुप्रयोग के बाद में अपन चलते हैं बेटा अब इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी रैखिक समीकरणों को हल करने के तरीके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रेमर्स रूल की। क्रेमर्स रूल यानी क्रेमर का नियम ही बोलते हैं अपन हिंदी में भी इसको। तो क्रेमर रूल की जब बात आ गई आपके पास, क्रेमर रूल की बात आ गई स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे सबसे पहले कि जैसे सबसे पहले 2 वेरिएबल वाले की बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। पहली बात है 2 वेरिएबल्स की, 2 वेरिएबल्स यानी 2 चर में आए, क्या है 2 चर के अंदर। तो 2 चर में जब समीकरण आए, जैसे मान लो एक तो आ गया a1x प्लस b1y बराबर c1, एक आ गया a2x प्लस b2y बराबर c2, और इसको सोल्व करना है क्रेमर नियम से। तो क्रेमर नियम का फॉर्मूला होता है x बराबर निकालने का होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और y बराबर होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या होता है, तो लिख लो जहां पर वेयर डेल्टा तो होता है डिटरमिनेंट्स, ये देखो a1 b1 यानी x और y1 के गुणांक ले लेने हैं आपको पहले इक्वेशन में से, a1 b1 इधर a2 b2, या ये कह दो कि x के कोएफिशिएंट्स ये y के कोएफिशिएंट्स, ये तो डेल्टा हो गया। और एक होगा डेल्टा 1, तो 1 के अंदर आपको क्या करना है बेटा, 1 का मतलब ये बराबर में कांस्टेंट है वो फर्स्ट कॉलम में डाल देना, बाकी सेकंड वही y का कोएफिशिएंट ही रहेगा। और जब डेल्टा 2 निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, डेल्टा 2 का मतलब सेकंड में ये कांस्टेंट डाल देना c1 और c2, और पहले कॉलम में वही x के कोएफिशिएंट्स यानी x के गुणांक पहले कॉलम में, दूसरे में कांस्टेंट वाले। ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 आ गए अपने पास, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। इससे अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, तो ये देखो अब इसको यूज कैसे करेंगे स्टूडेंट्स उसकी बात करते हैं। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं बेटा क्रेमर रूल से कि भाई कैसे सोल्व करेंगे अपन। तो आपके पास एग्जांपल नंबर देखो बेटा 13 बता देता हूं मैं। पहली इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल 2, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल 3, और 2 इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करना है क्रेमर नियम से। तो पहले इसको अरेंज कर लेना, एक्स वाई एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ जो ऑलरेडी है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ये x बराबर तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा और y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा का भी 0 होना नहीं चाहिए, भी ध्यान रखना। वेयर
डेल्टा नॉट इक्वल 0, क्योंकि डेल्टा 0 हो गया तो ये दोनों ही नॉट डिफाइन हो जाएंगे, अपरिभाषित हो जाएंगे। तो पहले मैं डेल्टा निकाल रहा हूँ बेटा। डेल्टा का मतलब पहले x के गुणांक 5 और 1, फिर y के गुणांक -3 और 2। अब सोल्व कर ले इसको, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 2 जा 10 माइनस ये -3 है तो +3 13 आ गया, जो कि 0 नहीं है। 0 नहीं होना चाहिए, डेल्टा 0 आ गया तो यहीं पे लिख देना कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। फिर डेल्टा 1 की बात करूं, डेल्टा 1 क्या आ गया बेटा? 1 का मतलब पहले कॉलम में कांस्टेंट डाल दो 2 और 3, और दूसरा ऐसा कैसा रहेगा y के गुणांकों वाला। अब सोल्व कर लो इसको, 2 2 जा 4 माइनस ये माइनस का 9 आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, ये भी 13 आ गया बेटा। फिर डेल्टा 2 और निकाल लो। डेल्टा 2 का मतलब पहले कॉलम में तो वही रहेगा सेम टू सेम, दूसरे कॉलम में ये कांस्टेंट डाल देना 2 और 3। अब सोल्व कर ले इसको, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, कितना आ गया बेटा? 13। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 आ गया। अब लास्ट में यहाँ रख दो तो x बराबर क्या आ गया? डेल्टा 1 की जगह तो रख दो 13 और डेल्टा की जगह भी 13। वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई आपके पास। और y बराबर डेल्टा 2 रखो ऊपर तो, यानी 13 और ये भी 13, 1 1 आ गई। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप क्रेमर नियम के द्वारा अपन इसको क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 2 वेरिएबल के अंदर क्रेमर नियम से सॉल्यूशन। अब 3 वेरिएबल की बात करूं, और 3 वेरिएबल से पहले कुछ कंडीशंस लिख देता हूं मैं। यहाँ ये कंडीशंस लिखना बेटा कि ये वाले जो सॉल्यूशन है वो कब एग्जिस्ट होंगे, कब एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो इसका कुछ कंडीशंस लिख लो, स्पेशल कंडीशन। तो कंडीशन के अंदर पहली बात करूं मैं, पहली बात करना है कि a1/a2 का मान नॉट इक्वल आए b1/b2 के। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल नहीं है तो क्या होता है? सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होता है मतलब अद्वितीय हल होता है। क्या होता है बेटा? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। और इसको बोलेंगे या कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। इसको क्या बोलते हैं? या कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, यानी संगत हल, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, यानी संगत हल, संगत व स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हल कहलाएगा। दूसरी कंडीशन है कि ये इक्वल आ जाए a1/a2, यदि a1/a2 का मान बराबर आ जाए b1/b2। बराबर नहीं है तब तो यही सॉल्यूशन हो गया अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। ये बराबर आ जाएगा तो फिर c1/c2 पे भी ध्यान देना है। और मान लो ये भी बराबर आ गया, मान लो तीनों ही बराबर आ गए, तब तो क्या होगा? इसका फिर कहलाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अनंत हल होंगे इसके, अनंत हल। और इसको भी कंसिस्टेंट ही बोलेंगे, लेकिन डिपेंडेंट हो जाएगा ये, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, यानी संगत व स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, यानी परतंत्र बोल सकते हैं, इस पे डिपेंड होता है। और तीसरी कंडीशन आएगी स्टूडेंट्स कि a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आए, तब कहलाता है नो सॉल्यूशन, उसका कोई हल नहीं होता है। नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं होता इसका, कोई हल नहीं है इसका। और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, असंगत, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। कई बार क्या होगा, ये लिख देता है कि अनंत हल है, तो आपको ये कंडीशन दिमाग में आएगी तो सॉल्व कर लोगे। कोई हल नहीं है तो ये कंडीशन दिमाग में आएगी तो सॉल्व कर लोगे। ये तो हो गया 2 वेरिएबल के अंदर। अब बात करते हैं अपन 3 वेरिएबल्स के अंदर स्टूडेंट्स। तो 2 वेरिएबल की जगह 3 वेरिएबल की बात करेंगे अपन। ये उतार लेना बेटा सभी। सेकंड है 3 वेरिएबल्स।
3 वेरिएबल्स की बात करूँ, 3 चरों की बात करूँ, 3 चर के अंदर आ जाए कैसे, जैसे पहली इक्वेशन आ जाए a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, तीसरी a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो ये कंडीशन आ जाए बेटा, 3 समीकरण आएंगे तो इक्वेशन भी 3 आएगी। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करोगे बेटा, तब आपको क्या करना है, वही क्रेमर नियम से x बराबर तो वही डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो यहां से बात करूं मैं डेल्टा की, तो डेल्टा तो वैसे बढ़ाना है, पहले x के गुणांक a1 a2 a3, फिर y के कोएफिशिएंट्स b1 b2 b3, फिर z के कोएफिशिएंट्स c1 c2 c3, ये तो डेल्टा हो गया। फिर डेल्टा 1 बढ़ाना है तो वही फर्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, कांस्टेंट डाल दो बराबर वाले, d1 d2 d3, बाकी दोनों ऐसे कैसे आ जाएंगे, b1 b2 b3 और c1 c2, यानी वही y के गुणांक और z के गुणांक। और डेल्टा 2 निकालना है तो सेकंड कॉलम में कांस्टेंट डाल दो, यानी d1 d2 d3 अब सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, ये ऐसे कैसे आएगा, a1 a2 a3 वैसा का वैसा, और ये c1 c2, यानी ये x के गुणांक और ये z के गुणांक। और डेल्टा 3 की बात करूं तो अब तीसरे कॉलम में ये कांस्टेंट डाल देना, d1 d2 dt3, और ये वैसे आएंगी x का गुणांक a1 a2 a3 और b1 b2 b3। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, इसकी भी कुछ कंडीशंस है वो याद रखनी है आपको, कुछ कंडीशन स्पेशल, जो एक तरह से ये कह सकता हूँ जिसके नेचर भी बोल सकता हूँ। पहला नेचर तो ये है कि यदि डेल्टा, इफ डेल्टा नॉट इक्वल 0 हो, डेल्टा 0 हो गया तो ये आपको पता है सॉल्यूशन हल नहीं होगा, लेकिन इसकी अलग अलग कंडीशन है। डेल्टा 0 नहीं है तब तो क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, इसमें भी क्या कहलाएगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय। यदि डेल्टा 0 नहीं है तब तो अद्वितीय होगा, जिसको अपन कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कंसिस्टेंट यानी संगतल। और दूसरी कंडीशन आ गई, यदि डेल्टा 0 हो जाए, जब डेल्टा 0 हो जाए तो फिर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी देखना है, और मान लो वो तीनों भी 0 हो जाए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ये तीनों भी 0 ही आ जाए, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तब तो क्या कहलाएगा, इसमें सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा तब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल कहलाएगा, अनंत हल। और इसको इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट दोनों हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है या इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, यानी संगत भी हो सकता है या असंगत भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन है, यदि डेल्टा तो 0 आ जाए, लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इन तीनों में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना चाहिए इसमें, एटलीस्ट 1 ऑफ नॉन जीरो, यानी कम से कम इन तीनों में से एक 0 नहीं होना चाहिए। यदि तीनों 0 हो गए तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अनंत हो गया, और इन तीनों 0 नहीं हो, यानी एक भी कुछ अलग आ जाए तो फिर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तब क्या होता है इसका, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, और जिसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। तो ये कंडीशंस अच्छे से तैयार होनी चाहिए आपको, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना देता है बेटा। तो ये तरीका आपको आज आप यहाँ तक अच्छे से तैयार करेंगे, और तैयार कर इनको याद करेंगे। ये याद हो गए तो आपके आगे के सॉल्यूशन हो जाएंगे, और ये नहीं हुई है बेटा तो आगे के सॉल्यूशन नहीं हो पाएंगे। तो
तो इसलिए अच्छे से इस पर पूरा दिमाग लगाना है, फोकस लगना है और अच्छी पढ़ाई करनी है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। और ग्रामर रूल का एक क्वेश्चन 100% आता है आपकी बोर्ड क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।